आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ सवाल को देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के मॉडल पेपर से लिया गया है। ठीक है ना। बिहार बोर्ड ने जितने क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए हैं हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो ये हमारा सेशन रहने वाला है इसमें आज हम केमिस्ट्री के जितने सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं मॉडल्स पेपर के अंदर उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में टोटल हम लोग डिस्कस जो करेंगे उसमें 27 क्वेश्चन होंगे। उन 27 क्वेश्चन को तो हम लोग आंसर देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ में हम उसका जो इससे जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है उसको भी हम लोग यहाँ समझ लेंगे कि वो जो सवाल जो प्रश्न है उसका कंसेप्ट क्या है वो भी हम यहाँ देख लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सवाल। समझो कि इस 27 क्वेश्चन में से तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में जो तुम एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें से ये बात समझ लो कि 10+ क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर क्वेश्चन से तुम पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन, तुम लोग देखना। और ये तो ठीक है यहाँ क्वेश्चन होगा, लेकिन कंसेप्ट भी हम लोग समझ लेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है 2Zn + O2 और इक्वल टू दिया हुआ है 2ZnO और कह रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताना है हमें कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए दिया है अपघटन अभिक्रिया, और बी में दिया है विस्थापन, सी है अवक्षेपण और डी है उपचयन। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा उपचयन। ठीक है ना, उपचयन। तो इसका आंसर उपचयन है। अब हम समझ लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, O2 ऑक्सीजन का योग हो, ठीक है ना, O2 का योग हो या हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो, यानी कि एडिशन ऑफ O2 एंड रिडक्शन ऑफ H2, H2 का रिडक्शन हो और O2 का एडिशन हो, उसी अभिक्रिया का नाम होता है उपचयन। ठीक है ना, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये इसका जो ये लिखा हुआ है वो कौन सा है, हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है ना, विच टाइप इज यानी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी तुम लोग देख सकते हो, ये पूछ रहा है विच टाइप ऑफ रिएक्शन ये दिया हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है। जो अगला प्रश्न है हमारा वो है खाने वाला सोडा। पूछ रहा है कि खाने वाला सोडा का सूत्र बताएं। हमें ध्यान रखना है कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है ना, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। उसमें से ये पहला क्वेश्चन है कि खाने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है। खाने वाला सोडा का जो दूसरा नाम होता है इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है ना। दूसरा इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा कहते हैं हम लोग। एक बात मैं यहाँ बता दूँ तुम लोगों को, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तो ये एक दिया हुआ है खाने वाला सोडा, इसके रिलेटेड जैसे हमसे पूछा अगले या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, वो ये पूछ सकता है कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, धोवन सोडा का सूत्र पूछ सकता है। इंग्लिश में इसको वाशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है ना, इसी को धोबिया सोडा भी कहा जाता है। ठीक है ना, धोवन सोडा कह देगा, वाशिंग सोडा कहेगा या धोबिया सोडा कहेगा, तो उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, उसका सूत्र होता है Na2CO3 और इसके साथ 10H2O जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान देना, ऑप्शन में कई बार क्या करता है, दो ऑप्शन में Na2CO3 दे देगा, लेकिन एक में क्या करेगा, ये 10H2O नहीं देगा। तो हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा जिसमें क्या होगा, वो 10H2O भी दिया हुआ है। ठीक है ना। वैसे मैंने इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले को इस PDF के इसी वीडियो के अंत में तुम लोग देखना, सारी PDF एक साथ मैंने उसको ज्वाइन करके रख दिया है और तुम लोग उसको देख लेना। ठीक है ना, आप लोगों को मिल जाएगा ऐसे पूरे फॉर्मूला जो कि
लगभग 5-6-10 फॉर्मूले हैं, उसको मैंने इस वीडियो के जो PDF मेरा है ये, इसके अंत में मैंने उसको जोड़ दिया है। तो चिंता करने की बात नहीं है, उसको वहाँ से तुम लोग लिख सकते हो। बहुत सी बाकी चीज़ें यहाँ और होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन का है, यानी कि ये नंबर वहाँ से यहाँ हम लोग का 25वां क्वेश्चन नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग का आज का तीसरा क्वेश्चन है। कमरे के ताप पर, ध्यान देना, कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर, एट द रूम टेम्परेचर कौन सा धातु, ध्यान देना, कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहती है। विच टाइप ऑफ मेटल आर या इज इन लिक्विड फॉर्म ऑन द रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तुम लोग भी 1 मिनट के लिए सोच सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसका आंसर कर सकते हो, अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर चलो हम कर लेते हैं। इसका आंसर होगा पारा, ठीक है ना। इसी को मरकरी भी कहते हैं, इसी को मरकरी भी कहते हैं और इसका सिंबल होता है Hg, इसका सिंबल होता है Hg। ये धातु है और इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना कि यह एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव के रूप में पाया जाता है। बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, धातु के अलावा वो तुमसे ये सवाल कर सकता है, सवाल ये कर सकता है कि वो कौन सा अधातु, धातु तो कह दिया, अधातु भी तो हमसे पूछा जा सकता है सवाल। अधातु ऐसी कौन सी अधातु है जो साधारण ताप पर, कमरे के ताप पर भी कह सकता है, या साधारण ताप पर एट द नॉर्मल टेम्परेचर उसको कह सकता है, एट द रूम टेम्परेचर कह सकता है। तो दैट इज़ द नॉन मेटल विच इज़, क्या होता है वो होता है ब्रोमीन, ठीक है ना, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज एग्जिस्टेड इन लिक्विड फॉर्म ऑन द रूम टेम्परेचर। तो ये हमारा हो गया ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी। यहाँ एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो मेरा अगला वीडियो लेक्चर आने वाला है वो एक कंप्लीट वीडियो कंसेप्ट विद कंसेप्ट होगा। वो वहाँ क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, हम टोटली इस आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के ऊपर जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उन सारे कंसेप्ट को एक सिंगल लेक्चर वीडियो में मैं उसको कर दूंगा। तो फिलहाल मैं चूँकि ये आने वाले वीडियो में करूँगा, इसलिए यहाँ इसका डिटेल नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता करके मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह, जीरो ग्रुप का तत्व कौन सा है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच इज़ द जीरो ग्रुप एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये तुम्हारा होता है हीलियम, ठीक है ना, हीलियम होता है। चलो अब जानते हो कि जीरो ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फिलहाल एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें होता है जिसको हम अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस कह लो, इसको हम अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। वो कौन कौन से हैं तो देख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये हमारे अक्रिय गैस होते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, इनमें प्रत्येक के बारे में बात करूंगा कि सबसे भारी कौन है, सबसे हल्का कौन है, कौन से जो नेचुरली सबसे अधिक कौन से पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ये रिएक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी बात हम करेंगे इनके नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। चलो अगला सवाल है, ये लिखा हुआ इंग्लिश में, द एलिमेंट ऑफ द जीरो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, तो ये हीलियम है, ठीक है ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन है, इसका तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। सोडियम कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज विलयन मिलाने पर वो विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो इसका रंग जो होता है वो पीला हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। इस वीडियो के जो PDF है उसके अंतिम में मैंने उन सारे गैसों का लिस्ट दे दिया है जो कि
रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है ना। तो उनको ग्रीन गैस से कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उनको। तो उसमें कौन कौन से हैं, तो पहला है, तो उसमें से पहला जो आता है वो है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद मीथेन है CH4, भाप जो वाटर वेपर होता है H2O, इसको यहाँ जल मत मानना, इसको वाटर वेपर कहते हैं, ठीक है ना, वाटर वेपर, ठीक है ना, वाटर वेपर इसको कहते हैं। और फिर है तुम्हारा और भी बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है ना, तो उनको हम आगे इस लिस्ट के माध्यम से देख लेंगे, लिस्ट तुमको लास्ट में मिल जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CO2। ये याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, कि रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैंने इस तरह के दे देना है, अगले जो पीरियोडिक टेबल आएगा तो तुम लोग को इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं टोटल कम से कम 20 तक तो तुम्हें मिल ही जाएगा। मैं यहाँ से दे दूँगा कि नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या और उसका परमाणु द्रव्यमान के साथ याद रख सकते हो। तो खैर यहाँ जो गंधक है, गंधक को सल्फर भी कभी लिख कर मिल सकता है तुम्हें, गंधक को ही सल्फर कहा जाता है, सिंबल S होता है। सल्फर को हम लोग S सिंबल से लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 16 होता है, परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, ठीक है ना, तो याद रखना। और इसमें अगर पूछ दिया कि बताओ कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन एटॉमिक मास। तो ये आ जाएगा हमारा इसमें 16, यानी कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इन सल्फर एलिमेंट्स इज 16, यानी 16 होता है। जो अगला क्वेश्चन है वो है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयनित होता है, अविलेय होता है, विलेय होता है। तो ध्यान देना, जो भी विलयन, कोई भी किसी भी प्रकार का विलयन होगा वो तभी विद्युत का चालन करेगा जब उसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जब आयंस का फॉर्मेशन हो रहे होंगे तो वही विलयन क्या होता है, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। यही वो 10 बोले थे ना मैंने कि 10 प्लस क्वेश्चन जो आएगा उसमें से ये टिक कर लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार एग्जाम में। तो इसका याद रखना कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो हाइड्रोक्साइड का हो या ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ठीक है ना, वो अम्लीय होते हैं। तो चूंकि यहाँ धातु की बात कर रहा है और उसके ऑक्साइड पूछ रहा है तो इसका आंसर ए होगा, क्षारीय अल्कालीन, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, ये तो तुम लोग को पता है, जानते ही हो। कभी कभी हम बहुत बार सुनते हैं कि हम लोग को सोना खरीदने में ठगी भी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि पीतल दिखा करके, सोना समझा करके हमको वो दे देता है, हमको वो ठग देता है, हमको मूर्ख बना जाता है। वो सिंपल है और वो क्या है, तांबा है। पीतल वैसे हम लोग उसको कहते हैं लेकिन वो होता है तांबा, ठीक है ना। पीतल जो एलॉय होता है वो मिश्र धातु है, ठीक है ना, वो पीतल है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो इसका आंसर होगा कॉपर होगा, ठीक है। कॉपर को ही मिला करके सोने के साथ कोई दूसरा मिश्र धातु एलॉय को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन दे रखा है NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है, क्योंकि सोडियम इसमें से Ag को भी डिस्प्लेस कर दे रहा है और Ag इसके सोडियम को डिस्प्लेस कर करके उसका स्थान ले रहा है। तो Ag चला गया Cl के साथ और Na आ गया इस NO3 के साथ, तो ठीक है ना। तो ये हमारा द्विविस्थापन, इस तरीके से जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के आयंस को इंटरचेंजेबली क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं और उसके स्थान को ले लेते हैं, तो वो हमारा बन जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन। तो इसका